वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने की आबो हवा में तब्दीली से होने वाली मनफी असरात से निपटने के लिए छोटे जज़ायर वाले ममालिक में बुनियादी ढांचे को लचीला बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिसाइलिंग आइलैंड स्टेट्स नामी पहल की शुरुआत। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में माइक्रोसॉफ्ट के शरीक बानी और दुनिया के अमीर तरीन अफराद में शामिल बिल गेट्स के अलावा इसराइल, नेपाल और यूक्रेन के सरबराहों से की मुलाकातें और बाहिमी उमर पर किया तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किया 2070 तक भारत इखराज में नेट ज़ीरो का हदफ हासिल करने का ऐलान। ग्लासगो में COP26 में वज़ीर आज़म ने पंच अमृत प्लान के दौरान 2030 तक मुल्क की 50% तवानाई ज़रूरियात को काबिल तजदीद तवानाई के जरिए पूरा करने की कही बात। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख को गिरफ्तार करके मुंबई की अदालत में किया पेश। ईडी की कई घंटों की पूछताछ के बाद उन्हें किया गया गिरफ्तार। 3 लोकसभा और 13 रियासतों की 29 असेंबली सीटों के ज़िमनी इंतखाब के वोटों की गिनती जारी। मध्य प्रदेश के खंडवा में बीजेपी, मंडी लोकसभा सीट पर कांग्रेस और दादर नगर हवेली में शिवसेना को मिली सबकत। मुल्क भर में आज धनतेरस के साथ हो रही है 5 रोज़ा चिरागों के त्यौहार दिवाली की शुरुआत। धनतेरस के दिन बर्तन से लेकर सोना चांदी खरीदने की ये रिवायत। आदाब नाज़रीन, शाम 5:30 बजे की उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं सादिया अली। नज़र डालेंगे इस वक्त की खास खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने छोटे जजीरों के ममालिक में अहम बुनियादी ढांचे को मौसमियाती तब्दीली से होने वाली आफात के खिलाफ लचकदार बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिसाइलेंट आइलैंड स्टेट्स के नाम से एक पहल की शुरुआत की है। इस मौके पर PM मोदी ने कहा कि गुज़िश्ता चंद दहाइयों ने साबित किया है कि कोई भी मौसमियाती तब्दीली के कहर से मुस्तस्ना नहीं है। पिछले कई दशकों में हुई स्वार्थपूर्ण व्यवहार की वजह से प्रकृति का जो अस्वाभाविक रूप सामने आया है, उसका परिणाम आज निर्दोष स्मॉल आइलैंड स्टेट्स झेल रहे हैं। और इसलिए मेरे लिए CDRI या आयरिस सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं है, बल्कि ये मानव कल्याण के अत्यंत संवेदनशील दायित्व का हिस्सा है। ये मानव जाति के प्रति हम सभी की कलेक्टिव जिम्मेदारी है। ये एक तरह से हमारे पापों का साझा प्रायश्चित भी है। IRIS के आगाज को बहुत अहम बताते हुए PM मोदी ने कहा कि इसके जरिए सिट्स के लिए टेक्नोलॉजी, मालियात और ज़रूरी मालूमात को तेज़ी से जोड़ना आसान होगा। PM मोदी ने यकीन दिलाया कि भारत इस प्रोजेक्ट के लिए मुकम्मल ताउन करेगा। आयरिस के साकार करने में CDRI और सीड्स दोनों ने मिलकर काम किया है। यह को क्रिएशन और को बेनिफिट्स का अच्छा उदाहरण है। इसलिए मैं आज आयरिस के लॉन्च को बहुत अहम मानता हूं। आयरिस के माध्यम से सीड्स को टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, जरूरी जानकारी तेजी से मोबिलाइज करने में आसानी होगी। स्मॉल आइलैंड स्टेट्स के क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोत्साहन मिलने से वहां जीवन और आजीविका दोनों को लाभ मिलेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारत इस नई परियोजना को पूरा सहयोग देगा और इसकी सफलता के लिए CDRI, अन्य पार्टनर देशों और संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर काम करेगा। और इस मौके पर वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि भारत के खलाई एजेंसी इसरो सिट्स के लिए खुसूसी डेटा विंडो बनाएगी। इससे सिट्स को सैटेलाइट के जरिए तूफान, कोरल रीफ की निगरानी, साहिली पट्टी की निगरानी वगैरह के बारे में बर वक्त मालूमात हासिल होती रहेंगी। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो सीट्स के लिए एक स्पेशल डेटा विंडो को निर्माण करेगी। इससे सीट्स को सैटेलाइट के माध्यम से साइक्लोन, कोरल रीफ मॉनिटरिंग, कोस्टलाइन मॉनिटरिंग
आदि के बारे में टाइमली जानकारी मिलती रहेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में मुनक़दा वर्ल्ड लीडर्स समिट ऑफ COP26 में अपनी तकरीर में आबो हवा की तब्दीली के मसले पर बात की और पूरी दुनिया को एक अहम पैगाम दिया। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में कहा, पेरिस मौसमियाती कॉन्फ्रेंस में सिर्फ वादे करना मकसूद नहीं था बल्कि पूरी इंसानियत की तशवीश लेकर आया था। पेरिस कॉन्फ्रेंस 125 करोड़ भारतीयों के लिए एक एहसास था, अहद बस्तगी थी। दुनिया की आबादी का 70% होने के बावजूद कार्बन के अखराज में भारत का हिस्सा सिर्फ 5% रहा है। भारत एक ऐसा मुल्क है जो पेरिस माहदे के तहत मौसमियाती तब्दीली को रोकने के लिए इसकी रूह के तहत हर्फ बहर्फ काम कर रहा है। भारत मौसमियाती तब्दीलियों को मद्देनजर रखते हुए अपने मंसूबे बनाता है। भारतीय रेलवे ने 2030 तक नेट ज़ीरो का हदफ मुकर्रर किया है और LED बल्ब के अखराज की मुहिम के जरिए सालाना 40 मिलियन टन अखराज को कम कर रहा है। भारत ने बैनुल-अक़वामी सतह पर दुनिया के साथ ताउन के लिए इदारा जाती हल पेश किए हैं। हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस का आगाज़ किया। वन वर्ल्ड मूवमेंट की करारदाद के तहत दुनिया को LIFE यानी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का मंत्र दिया। इसे माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अवामी तहरीक की शक्ल देने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने मौसमियाती तब्दीली पर पंच अमृत फार्मूला दिया। भारत 2030 तक अपनी गैर फॉसिल तवानाई की सलाहियत को 500 गीगावाट तक पहुँचाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी तवानाई की ज़रूरियात का 50% काबिल तजदीद तवानाई से पूरा करेगा। तीसरा, भारत अब से 2030 तक कुल तखमीना शुदा कार्बन के अखराज को 1 बिलियन टन तक कम करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी मईशत की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। पाँचवा, साल 2070 तक भारत नेट ज़ीरो का हदफ हासिल कर लेगा। क्लाइमेट फाइनेंस के हवाले से आज तक किए गए वादे खोखले साबित हुए हैं। भारतीय तरक्की याफ्ता ममालिक से $1 ट्रिलियन की क्लाइमेट फाइनेंस की तवक्को रखता है और तरक्की पजीर ममालिक को मौसमियाती तब्दीली के असरात से ज़्यादा ख़तरा है। हमें दुनिया को बचाने के लिए बड़े इक़दाम करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि भारत 2070 तक अखराज में नेट ज़ीरो का हदफ हासिल कर लेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में COP26 कॉन्फ्रेंस में अपनी तकरीर के दौरान दुनिया के सामने भारत का विजन पेश किया। COP26 कॉन्फ्रेंस में पंचअमृत मंसूबे के दौरान वज़ीर आज़म ने 2030 तक काबिल तजदीद तवानाई के जरिए मुल्क की तवानाई की 50% ज़रूरियात को पूरा करने की बात कही। क्लाइमेट चेंज पर इस वैश्विक मंथन के बीच मैं भारत की ओर से इस चुनौती से निपटने के लिए 5 अमृत तत्व रखना चाहता हूं, पंचामृत की सौगात देना चाहता हूं। पहला, भारत 2030 तक अपनी नॉन फोसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। और पांचवा, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मौसमियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए वन वर्ल्ड मूवमेंट एक लफ्ज़ की तजवीज़ पेश की। PM मोदी ने कहा कि ये वन वर्ल्ड एक लफ्ज़ आबो हवा के तनाज़ुर में वन वर्ल्ड एक दुनिया की बुनियाद बन सकता है। ये लफ्ज़ है लाइफ, LIFE यानी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। वज़ीर आज़म ने COP26 के प्लेटफॉर्म पर तरक्की पजीर ममालिक की वकालत भी की। ये एक शब्द है लाइफ, LIFE यानी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर कलेक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। ये एनवायरमेंटल कॉन्शियस लाइफस्टाइल का एक मास मूवमेंट बन सकता है। आज आवश्यकता है
माइंडलेस और डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन के बजाय माइंडफुल और डेलिबरेट यूटिलाइजेशन की ये मूवमेंट एक साथ मिलकर ऐसे लक्ष्य तय कर सकता है जो डाइवर्स एरिया जैसे फिशिंग, एग्रीकल्चर, वेलनेस, डाइटरी चॉइसेस, हाउसिंग, पैकेजिंग, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, क्लोथिंग, फैशन, वाटर मैनेजमेंट और एनर्जी जैसे अनेक सेक्टर्स में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। नाज़रीन, आपको बता दें कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में आज माइक्रोसॉफ्ट के शरीक बानी और दुनिया के अमीर तरीन अफराद में शामिल बिल गेट्स के अलावा इसराइल, नेपाल और यूक्रेन के सरबराहों से दो तरफा मुलाकातें की और बाहिमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। इसराइल के वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने ट्वीट करके वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात पर अपनी खुशी का इजहार किया। उन्होंने ट्वीट पर कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। इससे कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल ग्लासगो में COP26 सरबराह इजलास के अलावा बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन से मुलाकात की। वज़ीर आज़म मोदी ने बोरिस जॉनसन को अक़वाम मुत्तहिदा की तब्दीली आबो हवा में मुआहदे से मुतालिक ममालिक के 26वें सरबराह इजलास के कामयाब इनेकाद के लिए मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म मोदी ने तब्दीली आबो हवा में कमी लाने के लिए और इसके मुताबिक ढालने के लिए आलमी सतह पर किए गए इक़दाम में बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की क़ियादत को सराहा। वज़ीर आज़म मोदी ने तब्दीली आबो हवा में फंडिंग, टेक्नोलॉजी, इख्तरा और ग्रीन हाइड्रोजन, मवाफ़क़त, काबिल तजदीद और साफ़ सुथरी तकनीक जैसे शोबों में बरतानिया के साथ मिलजुल कर काम करने के अपने अहद का इयादा किया। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के वज़ीर आज़म ने 2030 के लाहे अमल पर अमल दरामद करने से मुतालिक जायज़ा लिया। इन मनसूबों में बिलखुसूस तिजारत व मईशत, सेहत, आवाम से आवाम के राब्ते, दिफा और सलामती जैसे शोबे शामिल हैं। दोनों रहनुमाओं ने आज़ाद तिजारती माहदे पर मुज़ाकरात शुरू करने के इक़दामात समेत तिजारती शराकतदारी को वसअत देने में हुई पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी चैलेंजेस जैसे कि अफ़गानिस्तान, दहशतगर्दी से मुकाबला, हिंद बहरुल काहिल खित्ता, सप्लाई चेन को लचकदार बनाने और कोविड वबाई अमराज के बाद आलमी मईशत की बहाली पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म मोदी ने बोरिस जॉनसन से जल्द अज जल्द भारत का दौरा करने की अपनी ख्वाहिश का इयादा किया। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने ट्वीट किया कि भारत ने आज 2030 तक अपनी निस्फ तवानाई काबिल तजदीद तवानाई से हासिल करने के अहम मनसूबों का ऐलान किया है। इससे कार्बन के अखराज में 1 अरब टन की कमी आएगी। पहली बार पीएम मोदी ने भारत के नेट ज़ीरो बनने का अहद किया है। दुनिया की 90% मईशत अब इस मकसद के तई पुरअज़्म है। बरतानिया भारत के साथ मिलकर इस सिलसिले में मज़ीद पेशरफ्त करेगा, जिसमें साफ सब्ज़ इक़दामात के ज़रिए हमने तबादला ख्याल किया। यूरोपीय यूनियन के सदर उर्सुला वॉन डर लेयन ने पीएम मोदी की क़यादत की तारीफ़ की। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने COP26 में करीबी ताउन जारी रखना अच्छा है। आलमी आबो हवा के मसले पर लड़ने में भारत एक अहम शराकतदार है। मैं पीएम मोदी की क़यादत की बहुत सताइश करती हूँ। COP26 चोटी कॉन्फ्रेंस से पहले पीएम मोदी ने ग्लासगो में भारतीय बिरादरी के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान नौजवान भारतीय मौसमियाती तब्दीली के इख्तरा साजों की एक टीम ने भी वज़ीर आज़म से मुलाकात की और वज़ीर आज़म को अपने मनसूबों के बारे में आगाह किया। भारतीय निज़ात लोगों ने वज़ीर आज़म की क़यादत की सताइश की। Being a Gujarati, meeting a Prime Minister Gujarati, it was just like a dream come true. उनसे मिलके बात हुआ जैसे साक्षात भगवान का दर्शन हुआ। People in
the future will remember him as the most important Prime Minister of India. The Prime Minister is absolutely right when you talk about one world, one initiative. Coming from a Sikh background, we have Ek Onkar, like basically there is only one God. And I think we need to make sure that there's only one world we have here, one earth. दिलिया आबो हवा की मार से दुनिया पर मंडराते खतरों का आलमी रहनुमाओं के साथ हल तलाश करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जब कोप 26 सरबराह इजलास में हिस्सा लेने के लिए ग्लासगो पहुंचे तो भारतीय बिरादरी के लोगों ने उनका जोरदार खैरमकदम किया। समाज के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले प्रवासी भारतीयों के नुमाइंदे पीएम मोदी को अपने बीच पाकर बेहद खुश नजर आए। फिजा भारत माता और दूसरे हुब्बुल वतनी के नारों से गूंज उठी, गोया ये स्कॉटलैंड का नहीं बल्कि भारत का कोई शहर हो। तब्दीली आबो हवा से कराहती ज़मीन को बचाने को वज़ीर-ए-आज़म मोदी दुनिया को आबो हवा कार्रवाई, आबो हवा इख्तरात, नई तकनीक और आबो हवा इंसाफ का फार्मूला देते आए हैं। ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म मोदी की इस लड़ाई को और ताकत मिली जब भारतीय नौजवान इख्तरा साजों ने उनसे मुलाकात की। छोटी सी उम्र में शमसी तवानाई से चलने वाली स्त्री गाड़ी ईजाद करके सुर्खियां बटोरने वाली तमिलनाडु की 14 साला विनीशा उमाशंकर ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस बच्ची को सोलर पैनल से चलने वाली मोबाइल आयरन कार्ट बनाने के लिए बावकार एजाज चिल्ड्रंस क्लाइमेट प्राइज से इस मौके पर एक सनतसाज विद्युत मोहन ने भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। विद्युत मोहन ने अपनी फसल की बाकियात को बेचने लायक बनाकर बायो मसनूआत में बदलने के प्रोजेक्ट के बारे में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को जानकारी दी। उन्हें इस इख्तरा के लिए लंदन में पहले माहौलियाती अर्थ शॉट अवार्ड से सरफराज किया जा चुका है। इस अवार्ड को इको ऑस्कर भी कहा जा रहा है। भारत निजात स्कॉटलैंड की एक सिख रुकने पार्लियामेंट ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत की सताइश करते हुए उनके एक दुनिया एक पहल के फॉर्मूले का मवाजना ओंकार दर्शन से किया। मैं पहली इंडियन है औरत स्कॉटिश पार्लियामेंट में और पहली सिख। I think it's fantastic to see the Prime Minister here in Glasgow at COP26 amongst all the world's leaders. I think the Prime Minister is absolutely right when you talk about one world, one initiative. That's why today that all leaders are coming together to make sure we have that one commitment together. And I think coming from a Sikh background, we have Ek Onkar, like basically there is only one God. And I think we need to make sure that there's only one world we have here, one earth. इस मौके पर भारत में दिलचस्पी रखने वाले लोगों ने भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। लबनान निजात स्कॉटलैंड के एक तिब्बी एहलकार और मुजस्समा साज नादे हकीम ने वज़ीर-ए-आज़म को उनका एक मुजस्समा बतौर तोहफा दिया। बातचीत के दौरान उसकी बाज़ाब्ता तौर पर नकाब कुशाई की गई। पीएम मोदी ने भी उन्हें मुजस्समे पर लगाने के लिए अपना चश्मा दिया। My improvisation the last minute were not having had glasses because somebody said where are the glasses, so I took off his own glasses, put it on, which I thought was a good move. Prime Minister की leadership is well known across the world. He is the one who always leads by example. He is the one who is not shied away from taking big decisions, difficult decisions for India. Prime Minister of India, Narendra Modi ji has handled कोविड क्राइसिस वेरी एफिशिएंटली। उन्होंने जैसे सारे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंट वर्कर्स को बहुत अच्छी तरह से मोटिवेट किया। इंडियन गवर्नमेंट स्पेशली अंडर मोदीज लीडरशिप हैज ब्रॉट ऑल द रिफॉर्म्स एंड it's going to be great soon for all the people in India, not only IT, in every sector India is growing. योगा तो चल रहा है बहुत सेंचुरी से, बट पॉपुलैरिटी जो उन्होंने क्रिएट की है पूरे वर्ल्ड में, उसके लिए बहुत धन्यवाद मोदी जी को, बिकॉज उसकी वजह से जो है लोग और भी योगा करने लग गए और इट हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। वहीं भारतीय बिरादरी के दूसरे नुमाइंदों ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की पहचान एक ऐसे लीडर के तौर पर है जो मुल्क के मफाद में बड़े फैसले लेने में जरा भी नहीं हिचकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी प्रवासियों का जिक्र दुनिया भर में भारत के सफीरों के तौर पर करते हैं। चाहे रोम में हो या ग्लासगो में, वज़ीर-ए-आज़म प्रवासी भारतीयों से बातचीत करने और उनका हौसला बढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। ग्लासगो से अरुण शर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें।
और हम नजर डालेंगे कुछ दीगर खबरों पर। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने महाराष्ट्र के साबिक वजीर दाखिला अनिल देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुंबई के दफ्तर में 12 घंटे से ज्यादा पूछगछ के बाद गिरफ्तार किया है। देशमुख अपने खिलाफ बदनवानी के इल्जाम के तनाज़े के दरमियान रवा बरस अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो गए थे। मुंबई हाई कोर्ट ने जुमे को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के समन को मनसूख करने की उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। 71 साला एनसीपी लीडर देशमुख ने कल एक वीडियो बयान में अपने ऊपर आयद इल्जामात को गलत करार दिया। काबिल जिक्र है कि मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने उन पर बदनवानी और वसूली का इल्ज़ाम लगाया था। वज़ीर आला उद्धव ठाकरे को लिखे गए खत में सिंह ने देशमुख पर काम में मदाखलत करने और पुलिस का इस्तेमाल करते हुए हर माह 100 करोड़ रुपए जबरन वसूली का इल्ज़ाम लगाया था। सिंह ने यह खत सनअतकार मुकेश अंबानी के रिहाइशगाह से बरामद होने वाले धमाकेखेज़ मवाद की तहक़ीक़ात में सुस्त रफ्तार पेशरफ्त पर बरतरफ किए जाने के चंद दिन बाद लिखा था। और वज़ीर सेहत मनसुख मंडाविया ने आज नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। वज़ीर सेहत ने डॉक्टरों और सेहत कारकुनों से मुलाकात की। उन्होंने कोविड वबाई मर्ज़ के दौरान सेहत कारकुनों के काम को सराहा। और सेहत हुक्म बहबूद की वजारत के मुताबिक मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटे में कोविड के 10,423 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं गुज़िश्ता 24 घंटे में 15,021 मरीज़ इलाज के बाद सेहतियाब हुए हैं। इसके बाद मुल्क में रिकवरी रेट बढ़कर 98.21% हो गई है। एक्टिव मामलों की कुल तादाद 1,53,776 है। वहीं हफ्तावार पॉजिटिविटी रेट फ़िलहाल 1.16% है। यौमिया पॉजिटिविटी रेट 1.03% है। मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन की जाँच की सलाहियत में काफ़ी इजाफा हुआ है। मुल्क भर में अब तक 61 करोड़ से ज़्यादा नमूनों की जांच की गई है। कल ये जांच की गई। आयुष के मरकज़ी वज़ीर सर्बानंद सोनोवाल ने छठे यौम आयुर्वेद के मौके पर जयपुर में मुनक़िदा पोषण के लिए आयुर्वेद प्रोग्राम में हिस्सा लिया। प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कौमी आयुर्वेद इदारा मुल्क की खिदमत के लिए वक्फ़ है। आयुष की वजारत पूरे साल आयुर्वेद से जुड़ी मुतादिद सरगर्मियों का इनेकाद कर रही है। दिवाली के मौके पर दारुल हुकूमत दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स के ख़राब से इंतहाई ख़राब हालत में रहने के आसार हैं। इस दौरान एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से 400 पॉइंट्स के दरमियान रहने के आसार हैं। इसके अलावा सर्दी में भी इजाफा होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक त्योहारों के दौरान मौसम खुशगवार रहेगा, ताहम आतिशबाजी और मौसम में नमी के बायस एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा होगा। फ़िज़ा में आलूदगी के अंसर PM 2.5 और PM 10 में इजाफा होगा। आज दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 306 पर है, जो बेहद ख़राब ज़ुमरे में आता है। हज 2022 के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें देने का अमल 1 नवंबर 2021 से शुरू हो गया है। अक़लियती उमूर की मरकज़ी के वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कल मुंबई में हज हाउस में ऐलान किया। वज़ीर मौसूफ़ ने कहा कि हज 2022 काबिल ज़िक्र इस्लाहात और मज़ीद सहूलियात के साथ किया जा रहा है। सफ़र हज का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि हज का तमाम तर अमल 100% ऑनलाइन होगा। लोग ऑनलाइन या जदीद तरीन सहूलियात वाले हज मोबाइल ऐप के ज़रिए दरख्वास्त दे सकते हैं। हज 2022 के लिए दरख्वास्त जमा कराने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2022 है। ऐप को हज ऐप इन योर हैंड की टैगलाइन के साथ जदीद तर्ज का बनाया गया है। इसमें कई नई खसूसियात शामिल की गई हैं, मसलन अमूमन पूछे जाने वाले सवालात, दरख्वास्त फॉर्म भरने की मालूमात और फॉर्म भरने के लिए सादा और आसान ज़बान में मालूमाती वीडियो। हज 2022 कुछ नए रिफॉर्म्स के साथ है, कुछ नई फैसिलिटीज के साथ है और 2 साल जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना पैंडेमिक की वजह से हज नहीं हो पाया। पूरी दुनिया उससे दो चार थी। आप लोगों की दुआओं की वजह से, हिंदुस्तान में जो एक बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला उसकी वजह से आज हमें पूरी उम्मीद है और इंशाअल्लाह इस बार हज 2022 होगा और हिंदुस्तान से भी लोग बड़ी तादाद में जाएंगे। वज़ीर मौसूफ़ ने कहा कि इस मरतबा हिंदुस्तानी आज़मीन हज वोकल फॉर लोकल को फ़रोग़ देंगे, जो देसी अशिया के साथ हज के सफ़र पर जाएंगे। इससे पहले आज़मीन हज सऊदी अरब में गैर मुल्की करेंसी में चादरें, तकिए, तौलिए, छतरियाँ और दीगर अशिया खरीदते थे। इस मरतबा ये ज़्यादातर देसी चीज़ें हिंदुस्तान में और हिंदुस्तानी करेंसी का इस्तेमाल करके ख़रीदी जाएंगी। हिंदुस्तान में ये चीज़ें सऊदी अरब के मुकाबले तकरीबन 50% कम पैसे में दस्तियाब होंगी और इससे स्वदेशी और वोकल फॉर लोकल को भी फ़रोग़ मिलेगा। ये तमाम अशिया आज़मीन हज को हिंदुस्तान में उनकी रवानगी के मकाम पर दी जाएंगी। हज के पे जाने वाले लोग हैं, उनको चादर है, तकिया है, छाते हैं,
और भी इस तमाम जो छोटी छोटी चीजें हैं वो उनको दी जाती है। लेकिन कहाँ दी जाती है? सऊदी में। खरीद के कहाँ से जाती है? हिंदुस्तान से। यदि 100 की चीज जो है वो 1000 में। हमने कहा कि इनको इंपार्टेशन पॉइंट पे ये चीजें दो ना, ये इसका ज्यादा से ज्यादा 2 किलो 4 किलो की होगी, ये साथ में लेके जाए यहाँ से, और वोकल फॉर लोकल भी होगा। उसके अलावा इनको जो है वो इंडियन करेंसी में देना पड़ेगा, डॉलर में नहीं देना पड़ेगा। नकवी ने कहा कि आज़मीन हज का इंतखाब वैक्सीन की दोनों खुराकों की तकमील पर मबनी होगा। इसमें सफ़र हज 2022 के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए हिंदुस्तान और सऊदी अरब की हुकूमतों के वज़ा करदा रहनुमा खतूत पर पूरी तरह से अमल किया जाएगा। नकवी ने कहा कि हज 2022 के लिए रवानगी के मकामात को 21 से कम करके 10 कर दिया गया है। हज 2022 के लिए 10 मकामात की रवानगी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु, लखनऊ, कोचीन, गुवाहाटी और श्रीनगर से होगी। ये बात सही है कि हम लोग 21 एम्बार्केशन पॉइंट से इससे पहले जाते रहे हैं, लेकिन इस बार हम सिर्फ 10 एम्बार्केशन पॉइंट से जो हज पिलग्रिम्स हैं वो जाएंगे। और वो 10 एम्बार्केशन पॉइंट्स के साथ ही जो है वो कई स्टेट्स को जोड़ा गया है। कई इंपॉर्टेंट स्टेट्स उसमें अलग अलग जगहों से जाएंगे। हालांकि सभी स्टेट्स की ये कोशिश भी होती है, कई चीफ मिनिस्टर्स भी कहते हैं कि साहब हमारे यहाँ का एम्बार्केशन पॉइंट बढ़ाना भी चाहिए, रखना भी चाहिए। हम तो चाहते भी हैं, लेकिन जो दुनिया के सर्कमस्टेंसेस हैं, हमारे मुल्क के सर्कमस्टेंसेस हैं, लोगों की सेहत और सलामती हमारी प्रायोरिटी है। उसके साथ ही साथ जो है वो जो भी पैंडेमिक प्रोटोकॉल है, चाहे वो सऊदी अरब गवर्नमेंट का हो और चाहे हमारी सरकार का हो, उसको भी हमें बेहतर तरीके से उसका जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करना है और लोगों की सेहत और सलामती को ध्यान रखना है। नाजरीन, धनतेरस का त्यौहार आज मुल्क भर में मनाया जा रहा है। दिवाली से 2 दिन कबल मनाए जाने वाले त्यौहार धनतेरस में दौलत के देवता कुबेर और धनोत्री की पूजा की जाती है। वहीं धनतेरस के मौके पर खरीदारी को खास अहमियत हासिल है। बर्तनों से लेकर सोने, चांदी और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों तक आज सारिफीन के हजूम से बाजारों की रौनकें बढ़ जाएंगी। सभी तरफ बाजारों में चहल पहल है। शहर और बाजार भी गुलजार हैं। गुज़िश्ता साल कोरोना वबा की वजह से कसाद बाजारी की शिकार मार्केट में इस बरस तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। साथ ही बाजारों में बढ़ती हुई भीड़ के दौरान पुलिस भी पूरी तरह चाकू चौबंद है। और अब खबरें खेल से। T20 आलमी कप में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मैच में जनूबी अफ्रीका का मुकाबला बांग्लादेश से हो रहा है। जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। बांग्लादेश मुकर्ररा 20 ओवर में 84 रन बनाए हैं। जवाब में जनूबी अफ्रीका ने अब तक 3 विकेट पर 37 रन बना लिए हैं। वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका के खिलाफ जीत से जनूबी अफ्रीका सेमीफाइनल में पहुंची है। मजबूत दावेदार टीम बन गई है। दूसरी जानिब बांग्लादेश की टीम अब तक सुपर 12 के अपने 3 मैचों में से किसी भी में जीत दर्ज नहीं कर सकी है। आज दूसरे मैच में पाकिस्तान का मुकाबला नामीबिया से होगा। पहले 3 मैच मुसलसल जीत हासिल करने वाली पाकिस्तान की टीम नामीबिया के खिलाफ अपनी ज़बरदस्त मुजाहिरा जारी रखकर T20 आलमी कप के सेमीफाइनल में अपनी जगह यकीनी करने की कोशिश करेंगे। बाबर आजम की सरबराही वाली टीम ने अब तक T20 आलमी कप में बेहतरीन मुजाहिरा किया है। भारत के खिलाफ तारीखी जीत के बाद पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान को शिकस्त दी है। नाज़रीन, ये थी इस वक्त की खास खबरें। इसी के साथ ही वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।